गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ हिमांशु वशिष्ठ। इंडियन इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट जो आपकी बुक है, इसका नाम अभी इस साल इन्होंने इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट रख दिया है। इंडियन इकोनॉमिक्स भी बोल सकते हैं आप इसको। ये बुक हमारी स्टार्ट हो गई थी और इसका सेकंड चैप्टर हम पढ़ रहे थे, जिसके 3 पार्ट आप तक पहुंच चुके हैं। आज ये 4th पार्ट है और ये लास्ट पार्ट है। इसमें इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। 5 ईयर प्लान के जो लॉन्ग रन गोल्स हैं उनके बारे में हमने लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अचीवमेंट्स ऑफ द गोल्स। तो इन गोल्स को हम सामने रखते हुए हमने जो प्लानिंग बनाई, टाइम टू टाइम अलग अलग 5 ईयर प्लान्स बनाए, उसमें हम कहाँ तक सक्सीड हुए और कितना हमको फेलियर मिला। तो यहाँ पर केवल अचीवमेंट्स की बात है, डेटा वाइज फिगर वाइज इसमें आएगा। देखते हैं, लेट्स सी। द सिलेबस रेस्ट्रिक्ट the study of achievement of goals of planning during the period 1950 to 1990, when the first 7 5-year plans were concluded. शुरू के 7 प्लान तक ही इसको कंक्लूड कर दिया गया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है अचीवमेंट्स को। दिस टेक्स्ट ऑफर्स सेक्टर वाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ द अचीवमेंट इन द नेक्स्ट चैप्टर डिवोटेड टू एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड ट्रेड। ओके, इस चैप्टर में सेक्टर वाइज डिस्क्रिप्शन जो है, दिस टेक्स्ट ऑफर सेक्टर वाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ द अचीवमेंट इन द नेक्स्ट चैप्टर। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे एग्रीकल्चर की, इंडस्ट्री की और ट्रेड की। ओके, हाउएवर अ बर्ड्स आई व्यू, अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द अचीवमेंट इज प्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। तो इसको बर्ड्स आई व्यू का मतलब होता है ब्रीफली यहाँ पर थोड़ा बताने की कोशिश की गई है अचीवमेंट्स की के बारे में प्लानिंग एरा के। तो नंबर 1 इज़ इंक्रीज़ इन नेशनल इनकम। पहला अचीवमेंट तो ये रहा कि हमारी नेशनल इनकम जो जीडीपी थी वो इंक्रीज़ हुई। ऑल्दो द मोस्ट ऑफ द प्लान्स इंडिया फेल्ड टू अचीव द टारगेटेड रेट ऑफ ग्रोथ, इट वॉज सक्सेसफुल in breaking the deadlock of economic stagnation that it had experienced at the time of independence. Prior to planning, nation's income in India increased at the rate of 0.5% per annum. By the end of the 7th plan, it was recorded to 5.8%. तो पहले तो इन्होंने थोड़ी सी बुराई करी कि भाई हमने जो टारगेट सेट करे वो तो हम एज इट इज़ अचीव नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी जो हमारा जो ग्रोथ रेट था जीडीपी का, जो प्रायर टू इंडिपेंडेंस 0.5 था, वो इंक्रीज़ होकर 5.8% पर एनम हो गया जीडीपी का। तो पहला अचीवमेंट तो ये रहा नेशनल इनकम का इंक्रीज़ का। जो पहले 0.5% पर एनम थी, वो प्लानिंग पीरियड में स्टार्टिंग के साथ प्लान की का बता रही है 5.8% हो गई। उसके बाद है रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर। रिफॉर्म्स का मतलब सुधार। एग्रीकल्चर सेक्टर में हमने बहुत सारे सुधार लेकर आए थ्रू द 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान्स कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन 2 वेज। थ्रू द लैंड रिफॉर्म्स, भूमि सुधार किए, नेक्स्ट चैप्टर में इसके बारे में डिटेल से बताया गया है। थ्रू इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, और जो एग्रीकल्चर की जो टेक्नोलॉजी उसमें इम्प्रूवमेंट किया गया। और ये दोनों जो अचीवमेंट हमने हासिल किए वो प्लानिंग के थ्रू हासिल किए। लैंड रिफॉर्म्स फोकस्ड ऑन द एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज बिटवीन द स्टेट एंड द टिलर ऑफ द सॉइल। जो लैंड रिफॉर्म्स थे उनके चलते जो बिचौलिए थे स्टेट और फार्मर्स के बीच में, जिनको हम जमींदार के रूप में जानते हैं, जो इनका बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन करते थे किसानों का, इनको पूरी कीमत नहीं पहुँचने देते थे इनकी हार्वेस्ट की, उसको ख़त्म किया गया। वाइल टेक्नोलॉजी फोकस्ड ऑन HYV सीड्स। और जो दूसरा सुधार हुआ 5 ईयर प्लान के थ्रू कि एग्रीकल्चर की जो टेक्नोलॉजी थी वो अपग्रेड हुई, और HYV हाई यील्डिंग वैरायटी के जो बीज हैं वो डेवलप किए गए लेबॉर्ट्रीज़ में, जिससे प्रोडक्शन हमारा इंक्रीज़ हुआ। ओइंग टू दीज reforms, there was a revolutionary rise in agriculture output and reforms. Their output and productivity में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से क्रांतिकारी बढ़ोतरी हुई। रेवोल्यूशनरी राइज एंड ग्रीन रेवोल्यूशन एंड सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन was the hallmark of this change. पहले की स्थिति ये थी कि हमें जितना रिक्वायरमेंट हुआ करती थी फूड ग्रेन की, उतना हम नहीं उगा पाते थे, उतना प्रोड्यूस नहीं कर पाते थे, और हमें दूसरे कंट्रीज से जो है वो अपने खाने के लिए अनाज मंगाना पड़ता था। लेकिन
5 ईयर प्लान में प्लान टू प्लान हम काम करते गए और एग्रीकल्चर सेक्टर में हमने सेल्फ सफिशिएंसी हासिल कर ली। उसके बाद है ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। 5 ईयर प्लान गेव अ बिग पुश टू द बेसिक एंड कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज लाइक आयरन एंड स्टील, मशीनरी, केमिकल, फर्टिलाइजर एट्सेट्रा। इन चीज़ों के प्रोडक्शन को encouragement मिला। Also consumer goods industries have substantially grown to achieve the level of self sufficiency। और capital goods के साथ साथ consumer goods जो का प्रोडक्शन जो था वो भी इंक्रीज़ हुआ। एंड बाय द एंड ऑफ 1990 इंडियन इकोनॉमी हैड अचीव द रिकॉग्निशन ऑफ एन इमर्जिंग इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। 1990 का दशक आते आते पूरी दुनिया के नक्शे पर इंडियन इकोनॉमी जो थी वो एक इंडस्ट्रियल इकोनॉमी के तौर पर रिकॉग्नाइज होने लगी। और ये किसके से पॉसिबल हुआ? हमारे 5 ईयर प्लान गोल्स के वजह से। उसके बाद है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, irrigation facilities and power generation capacity, banking and insurance facilities are the key element of economic infrastructure। ये अपने आप में क्वेश्चन बन सकता है कि इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आता है। तो उसमें आ जाता है ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इरिगेशन फैसिलिटीज़, पावर जनरेशन कैपेसिटी, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस फैसिलिटीज़। ये सब इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में इंक्लूड होता है। और ये जितनी ज़्यादा अच्छी होती हैं ये फैसिलिटीज़, उतना ही इकोनॉमी जो है वो रैपिडली ग्रोथ करती है। During the period 1950 to 1990, economic infrastructure has recorded a significant growth. Indian Railways has achieved the distinction of the largest network in the country, generating opportunities of employment. Indian Railway जो था वो दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क बना और सबसे बड़ा एम्प्लॉयर बना लोगों को रोज़गार देने के मामले में। उसके बाद आता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाता है आपका हेल्थ एंड एजुकेशन। और ये दोनों फैसिलिटीज़ जो थी वो भी इनमें भी काफ़ी सुधार देखने को मिलता है इस पीरियड के दौरान। वर ऑल्सो बूस्टेड, ये भी काफ़ी इनमें भी मतलब बूस्टअप हुआ, बढ़ोतरी हुई। इट वॉज ओइंग टू एक्सपेंशन ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज़ दैट देयर वॉज अ सिग्निफिकेंट फॉल इन डेथ रेट। हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ बढ़ी, उसकी वजह से हमारा जो डेथ रेट था जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था जो काफ़ी हाई था अदर डेवलप्ड कंट्रीज़ के कंपैरिजन में, उसमें काफ़ी जिसे कहते हैं गिरावट आई, डिक्रीजमेंट आया। एंड सिग्निफिकेंट राइज इन एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। और हमारी जो एवरेज लाइफ थी नियर अबाउट 30-32 वो इंक्रीज़ होकर 60-67 तक पहुंच गई। और जो लास्ट अचीवमेंट है 5 ईयर प्लान गोल्स का वो है इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जिसको हम बोलते हैं। ड्यूरिंग द पीरियड 1950 to 91 देयर वाज अ कंसीडरेबल चेंज इन द वॉल्यूम, वैल्यू एंड कंपोजिशन ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट। वॉल्यूम का मतलब मात्रा भी बढ़ी, वैल्यू कीमत बढ़ी, कंपोजिशन चीज़ें बदली। पहले हम क्या कुछ और एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया करते थे, बाद में हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो था वो अलग चीज़ों का होने लगा। ओके, प्रायर टू प्लानिंग इंडिया वाज एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश प्रोडक्ट्स। फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हमने इस बारे में। द पीरियड 1950 to 1990 सॉ ए ग्रेजुअल शिफ्ट टू दिस ट्रेंड। लेकिन 1950 से 1990 के बीच में ये ट्रेंड बदला, चेंज हुआ। ओके, इंडिया स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग इंजीनियरिंग गुड्स, अ साइन ऑफ इंडिया इमर्जिंग एज एन इंडस्ट्रियल नेशन। इंडिया जो था वो इंजीनियरिंग गुड्स का एक्सपोर्ट करने लगा, जो कि एक संकेत है कि इंडिया एक इंडस्ट्रियल नेशन बनता जा रहा था। इन शॉर्ट, इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग द पीरियड 1950 to 1990 रिकॉर्डेड अ नोटिसेबल ग्रोथ इन नेशनल इनकम अलॉन्ग विद अ सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चरल चेंज अक्रॉस ऑल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, बट देयर वर सर्टेन डार्क स्पॉट एंड स्टार फेलियर। लेकिन ये तो सब अचीवमेंट की बात है, कुछ धब्बे भी हैं और कुछ असफलताएं भी हैं। वी फेल टू एरिडिकेट पॉवर्टी, हम गरीबी को पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर पाए। वी फेल टू कर्ब द हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन, हम महंगाई को नियंत्रित नहीं कर पाए। वी फेल टू कंटेन क्राइसिस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, हम बेरोज़गारी का जो संकट है उसको दूर नहीं कर पाए। वी फेल टू जनरेट इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर नीडेड टू ब्रिंग मोमेंटम इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। और जितना रिक्वायर्ड था इकोनॉमिक और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर उतना हम अचीव नहीं कर सके इन क्या नाम से आपके 40
सालों में 1950 से 1990 के बीच। तो ब्रीफली द स्ट्रेटजी ऑफ ग्रोथ एंड एज एनविसेज बाय द प्लानर्स focusing on the flagship role of the public sector proved to be a questionable dispensation for the growth of the Indian economy to the desired extent. Accordingly, there was a सब्सटेंशियल शिफ्ट इन द स्ट्रेटजी ऑफ ग्रोथ इन द ईयर 1991। तो इन फेलियर्स की वजह से 1991 में 1991 में हमारी जो स्ट्रेटजी ऑफ ग्रोथ थी, जो हमने इन 40 सालों में फॉलो करी, उसमें हमने शिफ्ट करना शुरू किया, चेंज करना शुरू किया। NEP, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़, वॉज डिज़ाइंड एंड इम्प्लीमेंटेड टू फॉस्टर द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। दिस इज़ कॉम्प्रीहेंसिवली डिस्कस इन चैप्टर 4 ऑफ द टेक्स्ट। और ये बात जो है NEP के बारे में हम डिटेल से 4th चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके क्वेश्चन देख लीजिए जो आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। MCQs को केवल पढ़ना है, जो नहीं आया उसको मार्क कर लीजिएगा। इसी तरह से फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, केवल रीडिंग करनी है क्वेश्चंस, ठीक है ना, नोटबुक में नहीं करने हैं। मैचिंग द कॉलम्स, उसके बाद अदर्शन एंड रीज़न। ये मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बताया था कि 2 स्टेटमेंट दिए जाएंगे। पहला स्टेटमेंट अदर्शन होगा, दूसरा स्टेटमेंट उसका रीज़न होगा। और फिर आपसे पूछा जाएगा कि अदर्शन राइट है, रीज़न करेक्ट है, अदर्शन करेक्ट है, इनकरेक्ट है, रीज़न राइट है, दोनों ही करेक्ट है, दोनों ही इनकरेक्ट है। इस तरह से आपको इसको पढ़ना है, लॉजिकली इसका आंसर देना है। इन दोनों को पढ़ लीजिए, 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। केस बेस्ड स्टडी को आप अपनी नोटबुक में कीजिएगा। एक केस स्टडी दे दिया जाएगा और उस पर इस पैराग्राफ पर बेस्ड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ऐसा एग्जाम में भी आता है, तो इसकी आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस ये आपको सारे ही करने हैं, 10 क्वेश्चंस हैं। उसके बाद रीज़न बेस्ड को केवल आपने पढ़ना है, और पढ़कर अगर आपको डाउट हो रहा है, कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो आप उसको मार्क कर लें। उसको हम डिस्कस करेंगे जब भी आपकी डाउट क्लास लगेगी, ऑफलाइन क्लास लगेगी, जो भी अवेलेबल होगी उसमें। और HOTS हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चंस को भी आपने करना है। इसमें टोटल क्वेश्चन है 2 ही क्वेश्चंस हैं। एनालिसिस एंड इवोल्यूशन में 2 क्वेश्चंस हैं, ये करने हैं। तो यहाँ तक आप कंप्लीट करेंगे। CBSE में जो क्वेश्चंस लास्ट ईयर आ गए हैं उनको आपने नोटबुक में नहीं करना है, ठीक है, वैसे ही सिंपली पढ़ लेना है। NCERT के क्वेश्चंस नोटबुक में करने हैं, जो आपकी गवर्नमेंट बुक है, और ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, केवल 7 क्वेश्चंस हैं। इनको आप पहले क्वेश्चंस को पढ़ें, समझे, उसके बाद क्वेश्चंस के नीचे आंसर भी दिए हुए हैं, उनको भी पढ़िएगा। नहीं समझ में आता है तो मार्क कीजिए, हम डिस्कस करेंगे। मिससेलेनियस के क्वेश्चंस को आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, ये हम आगे के चैप्टर्स में देखेंगे। फ़िलहाल ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं, क्योंकि ये सारे वही क्वेश्चंस हैं जो पिछले सेक्शंस में आ चुके हैं। ओके, नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। आज हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट होते हैं। दोनों चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ के तैयार कीजिए आप। और कोई डाउट वगैरह हो, कोई कन्फ्यूज़न हो, तो उसको आप मार्क करके रखिए नोटबुक में। और जब भी आपकी डाउट क्लास हो तो उस समय आप उसको क्लियर करने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू, गुड बाय।